क्या चैप्टर है बताइए, हेडिंग क्या लिखी है? कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगमेशन। ठीक है, चलो। जब भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट आता था तो मैं हमेशा आपको क्या बोलती थी? मर्जर अमलगमेशन याद रखना। ठीक है, तो फाइनली अब ये चैप्टर आ गया है। जब भी हम कुछ कंसेप्ट पढ़ते थे उसके नीचे में छोटा सा बता दिया जाता था कि मर्जर अमलगमेशन होगा तो ये होगा। ठीक है, सेबी में सेकंड जो ग्रुप है उसमें भी हर जगह छोटी 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 जगह लिखा रहता था। लेकिन पूरा कंपाइलेशन फाइनली यहाँ पढ़ोगे। जब तुम कंपनी लॉ पढ़ रहे थे तो कंपनी लॉ के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में भी बीच में आ जाता था सेक्शन 230, है ना? कॉम्प्रोमाइज होगा तो क्या होगा। अब जब ये चैप्टर पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। कौन से है वो? ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट हटा दिया गया है, क्लास एक्शन सूट हटा दिया गया है। ठीक है। हम्म, थोड़ा बहुत पता था, है ना? तो जो पता था वही हटा दिया गया, ऐसा है क्या? चलो आ जाओ। अब ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो क्या क्या कवर होगा? सेक्शन 230 से 240 तक एक्चुअल में आपके सिलेबस में है। जो ये 240 से ये सब दे रखे ना, यही वो दो टॉपिक तो जो ऊपर मैंने आपको बताया, ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट हो गया, क्लास सेक्शन हो गया, ये सब हटा दिए गए। ठीक, चलो। अब कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो तो साथ में उसके रूल्स भी पढ़ोगे। अब ये सारे नाम दे रखे, इनसे बिल्कुल डरना नहीं। ये एक ही पेज में सारे टॉपिक दे रखे कि इनकम टैक्स, सेबी। देखो होगा क्या, ये चैप्टर प्योरली मर्जर की बात कर रहा है। ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, ट्रांसफर कंपनी जो अपने आप को बंद करने को तैयार है, अपना बिजनेस बंद कर रही है, किसी और कंपनी के साथ मिलकर अब वो बिजनेस करेगी। तो एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है। ठीक है, ए कंपनी कह रही है कि चलो मैं आपके साथ मिलकर बिजनेस करूंगी और कंपनी बनाएंगे हम ए बी। ए कंपनी अब खत्म हो रही है। ठीक, तो अब इनकम टैक्स में क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे? अगर कंपनी कौन सी है, लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग के रेगुलेशंस क्या होंगे? खरीदना बेचना चल रहा है तो स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी होती है। तो खरीदना बेचना चल रहा है, प्रॉपर्टी भी इधर उधर हो रही है, तो स्टैंप ड्यूटी का क्या होगा? टेक ओवर, खरीदना बेचना चल रहा है तो टेक ओवर भी बोल सकते हैं, सभी के रेगुलेशन। अगर दो कंपनी मिलकर बिजनेस करना चाहती है तो कहीं कंपटीशन खत्म तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन एक्ट में क्या इफेक्ट होगा? कंपनी अगर बाहर की है तो फेमा के भी रूल्स रेगुलेशन। फेमा मतलब क्या? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये अलग से बहुत सारी डिटेल नहीं दे रखी है, ये आपके एक ही पेज में शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता दे। क्यों? क्योंकि डिटेल में तो आप बाद में पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन एक्ट अलग से डिटेल में पढ़ते हो। ठीक, टेक ओवर अलग से पढ़ते हो, एलओडीआर अलग से, स्टैंप एक्ट हटा दिया, है ना? हटा दिया, लेकिन स्टैंप एक्ट है ना पूरा अपने आप में। फेमा पूरा पूरा सेकंड ग्रुप में है। तो कुल मिला के ये सारे एक्ट है, सब इंडिविजुअल पढ़ोगे। यहाँ पे बस शॉर्ट में ब्रीफिंग दे रखी है एक दो पन्ने में कि भाई होता क्या कैसे है। वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो कह रही है भैया दो कंपनी हो रही है तो इस एक्ट में इफेक्ट पड़ेगा, इस एक्ट को पढ़कर रीड कर लेना, उसमें डिटेल में जो होगा वो फॉलो कर लेना। कुछ यहाँ पे बताया भी नहीं है। तो देखा जाए तो आपके लिए इस चैप्टर में सेक्शन जो है जो पढ़ना है 230 से 240, और साथ में क्या पढ़ोगे? रूल्स पढ़ोगे, दैट्स इट। यही इस सिलेबस, इस चैप्टर का सिलेबस है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो, तो स्टार्ट करेंगे, आ जाओ। सबसे पहले हेडिंग, ये सेक्शन आपको याद रखने, ठीक है? याद हो जाएंगे। 230 से सीक्वेंस वाइज 240 आपको सारे सेक्शन साथ हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। सेक्शन 230 से लेकर 240 कवर करता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। नॉर्मली कॉम्प्रोमाइज का मतलब आप क्या समझ रहे हो बताओ? कॉम्प्रो करना क्या होता है नॉर्मल लैंग्वेज में बताओ, कॉम्प्रो मतलब क्या होता है? सेटलमेंट, एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रो कर रहे हैं। कंपनी ने ले लिया भारी भरकम लोन, कंपनी ने ले लिया भारी भरकम लोन क्रेडिटर से। ठीक है, अब करोड़ों का है। क्रेडिटर को साफ बोला भाई देख चुका तो पाएंगे नहीं हम, थोड़ा कॉम्प्रो करते, थोड़ा कम पैसा चुकाते। तो हम कंपनी क्रेडिटर के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं। एक काम कर, हमारी नंबर ऑफ जो किस्तें हैं, इंस्टॉलमेंट है, वो बढ़ा दो, या फिर अमाउंट थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, ताकि हमारे लिए थोड़ी इजी हो जाएगी, तो हम आपके साथ क्या कर पाएंगे, हम आपको आपका लोन पे कर पाएंगे। तो कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या? कंपनी और क्रेडिटर की आपस में जो सेटलमेंट हो रहा है। ठीक है, अरेंजमेंट मतलब क्या? मर्जर अमलगमेशन।
हम एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट करें कि चलो साथ में बिजनेस करेंगे। तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ये जो टर्म है ये मैंने अभी आपको शॉर्ट में मीनिंग बताया, डेफिनेशन नहीं, ठीक है। चलो, सेक्शन 230 से लेकर 240 तक जितनी भी बातें होंगी वो कॉम्प्रोमाइज की होंगी, अरेंजमेंट की होगी, मर्जर अमलगमेशन की होगी, या फिर क्या होगी, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, डीमर्जर, फास्ट ट्रैक मर्जर ऑफ द स्मॉल कंपनी। इन्होंने कहा बड़ी कंपनी है, मर्जर की पूरी प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी छोटी कंपनी है तो बहुत सारे कंप्लाइंसेस रूल्स रेगुलेशंस हम आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो आपका क्या होगा, फास्ट ट्रैक मर्जर होगा। फास्ट ट्रैक मतलब फटाफट आपका मर्जर की जाएगी। क्रॉस बॉर्डर मर्जर, क्रॉस बॉर्डर मर्जर मतलब क्या, एक कंपनी बाहर की है, एक कंपनी इंडिया की, दोनों आपस में मर्ज हो रही है। सच बताऊं तो सेक्शन 230 के 240 के सारे टॉपिक बता दिए उन्होंने एक साथ, कि भैया हम क्रॉस बॉर्डर मर्जर पढ़ने वाले, हम टेक ओवर पढ़ने वाले, हम अमलगमेशन पढ़ने वाले, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब क्या, जनता के लिए अगर ठीक लग रहा है तो गवर्नमेंट कंपनी के पास पावर है कि दो कंपनी को बोल देंगे भैया आज से तुम्हारी कंपनी साथ में काम करेगी। सरकार के पास भी ये पावर है। अब तुम्हें साथ में काम नहीं करना है तो प्रोसीजर है कि अगर कोई अग्रीव डिसीजन से तो शिकायत कर सकता है, एनसीएलटी के पास जा सकता है। ये सारी प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी फर्स्ट पैराग्राफ में आपको सेक्शन 230 से 240 की बस अभी क्या दी है, हेडिंग कि हाँ एक फास्ट ट्रैक स्मॉल मर्जर भी होता है, क्रॉस बॉर्डर भी होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, ठीक है। ये एक तरीके से इनऑर्गेनिक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। चलिए समझते हैं। एक स्ट्रैटेजी होती है, सब कवर होगा, ठीक है। चलो, हम यहाँ पे दो टाइप की ग्रोथ की स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है क्या, ऑर्गेनिक, एक क्या होता है, इनऑर्गेनिक। थोड़ा समझेंगे कंसेप्ट को। ऑर्गेनिक क्या, धीरे 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 बिजनेस को एक्सपैंड करना। इनऑर्गेनिक क्या, एक बड़े बिजनेस के साथ क्या कर लो, हाथ मिला लो, ठीक है, फटाफट आप क्या हो जाओगे, ग्रो करने लगोगे। तो इनऑर्गेनिक, ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना मतलब क्या, किसी के साथ मर्ज होकर बिजनेस करना। दैट मीन्स ये किस टाइप की स्ट्रैटेजी आपकी, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होता है, धीरे धीरे आप पैसा लगाते हो, धीरे धीरे मेहनत करके आप आगे बढ़ते हो। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, फटाफट आप किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ ज्वाइन करते हो, लेकिन हाँ उसकी भी कीमत देनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है, पैसा होगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया ये कह रहे कि भैया हम खत्म हो जाएंगे जियो के आ जाने से, तो एक काम करते हम मिल गए इन ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करने का ट्राई करते, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो आ जाओ, सबसे पहली डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्रोमाइज। शॉर्ट में मीनिंग बताया, कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या बताया मैंने आपको, सेटलमेंट कर रहे हो, आ जाओ। कॉम्प्रोमाइज इन द कंपनीज दैट बेसिकली, ठीक है, क्या बताता है, सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। ये जो डिस्प्यूट है इसका सेटलमेंट हो रहा है कि हम इतना लोन नहीं पे कर पाएंगे बाय म्यूचुअली कंसर्न या फिर अग्रीमेंट, ठीक है। तो हम क्रेडिटर के साथ, कंपनी क्रेडिटर के साथ बैठ के सेटलमेंट कर रही है। फॉलोइंग आर दी सिचुएशन जब कंपनी में कॉल फॉर द स्कीम ऑफ द कॉम्प्रोमाइज। कब कब ये सिचुएशन आती है कि कंपनी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। पहला, कंपनी फेस चैलेंज टू पे ऑल द क्रेडिटर्स इन फुल। सारे के सारे क्रेडिटर खड़े हो गए कि भैया अब हमें फुल पेमेंट चाहिए, समय हो गया फुल पेमेंट का, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और कंपनी के पास बिल्कुल भी अब पैसा नहीं है उन्हें चुकाने का। तो कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन आती है। हम पढ़ रहे कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन कब आती है, जब क्रेडिटर पूरा पैसा मांग रहे तब, या फिर जो भी सब्सिडीज है, यूनिट है, अच्छे खासे लॉस में, और लिख दिया एक्सेट्रा। कुल मिलाकर सेटलमेंट करने की सिचुएशन कभी भी हो सकती है जब पैसे की कमी हो। पैसे की कमी बहुत सारी सिचुएशन में हो सकती है, भैया लॉस हो गया इसलिए पैसे नहीं है, क्रेडिटर को एक बार में इतने पेमेंट नहीं दे पा रहे, ठीक है, हमारी सब्सिडी लॉस में, हम लॉस में, जो भी वॉट एवर रीजन। तो क्या कॉम्प्रोमाइज का मीनिंग समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, दूसरा टर्म है, हम अक्सर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट दोनों साथ में बोलते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझ में आ गया, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या है, अरेंजमेंट की डेफिनेशन दे रखी है किसमें, सेक्शन 230 सबसेक्शन 1। तो यहां से अब शुरुआत होती है आपके सेक्शन 230 की, ठीक है। 230 सबसेक्शन 1 बताता है अरेंजमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है, ठीक है, कंपैरिजन टू कॉम्प्रोमाइज। अरेंजमेंट का मतलब है रीऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, ये कंपनी भी अपना बिजनेस कर रही है, लेकिन कह रही कि नहीं यार हम ना एक काम करते, रीऑर्गेनाइज करते, हम अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करना है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या करें, वापस से रीऑर्गेनाइज करें, या फिर मैं बोलूंगी
हम रीस्ट्रक्चरिंग करें मतलब हमारा ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर है उसके आगे री लगा दिया, फिर से हम चेंजेस करना चाह रहे, चेंजेस करके हम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे, ठीक है। तो रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं हम राइट्स लाइबिलिटी ऑफ शेल्डर का विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है क्योंकि डिस्प्यूट वाला मैटर तो कहां पर है, कॉम्प्रोमाइज में, ठीक है। कंपनी में ऑप्ट फॉर द स्कीम ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट टेक इटसेल्फ, खुद से कर रही है, आउट ऑफ फ्रॉम दी वाइंडिंग अप। वो कह रहे कि भैया बिजनेस नहीं चल पा रहा है, फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफर कंपनी और आपकी ट्रांसफर कंपनी, ये ट्रांसफर कंपनी कह रही कि भैया हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, तो एक काम करते हैं हम आपको फिर से अपने आप को फिर से रीऑर्गेनाइज करेंगे, हम अपने आप को रीस्ट्रक्चर करेंगे ताकि अब हम आगे क्या कर सके, बिजनेस ग्रो कर पा, मतलब बिजनेस लॉस में जा रहे तो एक दिन वाइंड अप हो जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगी, इससे अच्छा क्या करो, किसी और के साथ मिलकर धंधा करो, बिजनेस करो। जैसे वोडाफोन आइडिया के साथ था, ठीक है, धीरे धीरे एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा था, तो दोनों ने सोचा कि वापस से मिलकर बिजनेस करेंगे तो थोड़ा एग्जिस्ट कर पाएंगे, ठीक है। उनका वैसे तो मार्केट शेयर अच्छा खासा था, जियो से उन्हें इफेक्ट हो रहा था, तो उनको दिख जाता है ना, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगते कि भाई ऐसे जियो बढ़ता रहेगा तो हम शायद बहुत ज्यादा ही खत्म हो जाएंगे, तो चलो मिलके करेंगे। तो इन्होंने ये बोला कि वो स्कीम ऑप्ट करने की सोच रहे, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की रादर वाइंडिंग अप प्रोसेस, मतलब कि उनके पास दो ऑप्शन, या तो चुपचाप धंधा बंद करो कि नहीं चल रहा है, या फिर से ट्राई करो किसी अच्छी कंपनी या किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर वापस से काम करने का। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर दी सिचुएशन, कब कब ये सिचुएशन आती है, क्या तुम्हारी बुक में भी यहाँ पे गलती से कॉम्प्रोमाइज लिखा, अरेंजमेंट चल रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा तब आती है फॉर एनी वेरिएशन इन दी प्रॉपर्टी, ठीक है, मार्केट में सिचुएशन ही बदल गए, हमें प्रॉपर्टीज में कुछ वेरिएशन चाहिए, कन्वर्जन ऑफ वन क्लास ऑफ शेयर टू अनदर, हम चेंज करना चाहते हैं। अब होता है क्या, प्रोसेस जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस कंपनी के सारे शोल्डर उठ के इस कंपनी के साथ, ये कंपनी बंद हो रही है, इनका शेयर सर्टिफिकेट तो खत्म हो जाएगा, तो इन सारी कंपनीज के शेयर होल्डर को ऑप्शन दिया जाता है कि भैया इस कंपनी के नए शेयर्स आपको मिलेंगे। जैसे कि वोडाफोन आइडिया, ठीक है, तो वोडाफोन कंपनी के सारे शेयर्स को क्या बोला कि भैया अब तुम्हारे शेयर कैंसिल, तुम्हें नए शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं, वोडाफोन आइडिया के, बात समझ में आ रही है। तो ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करें आपका सेक्शन 230, आ जाओ। प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, पावर ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट विद द मेंबर्स एंड क्रेडिटर। चलिए अब सीक्वेंस वाइज याद रखना है, सेक्शन 230 से 240, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 230। अगर आपने सेक्शन 230 पढ़ लिया, आपकी पूरी कंप्लीट प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। बाकी जो 231, 32, 33 वो डिटेल है, वो छोटे 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 हैं, मतलब 230 ही सबसे लेंदी है, बाकी सब छोटे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। सेक्शन 230 का सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, स्टेट दैट व्हेन अ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इज प्रपोज्ड। चलिए, आईटेक्स को कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है तो रिक्वेस्ट भेजी जाएगी एनसीएलटी को, रिक्वेस्ट भेजी जाएगी एनसीएलटी को, हम एप्लीकेशन देंगे कि हमें सीएस दुनिया के साथ क्या करना है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है, मतलब हम मर्जर करने का प्लान करें, डन। चलो, तो कौन एप्लीकेशन, किस किस के पास राइट है एप्लीकेशन देने का। सबसे पहले कौन एप्लीकेशन दे सकता है, क्रेडिटर, और क्या लिखा है, एनी क्लास ऑफ देम। जब भी क्रेडिटर लिखोगे आपके आंसर में मुझे क्लास ऑफ देम भी चाहिए, ठीक है। क्लास ऑफ देम से मतलब क्या है, क्रेडिटर दो टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, ठीक है। चलो, या तो कंपनी प्रपोज करे, वापस से पहले अभी प्रपोज है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट पहले बता रही है लोग, ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किसके साथ होता है, एक तरफ कंपनी और दूसरी तरफ कौन है, क्रेडिटर, क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर। अरेंजमेंट किसके साथ हो रहा है, कंपनी और कंपनी के दूसरी तरफ कौन है, मेंबर, और क्या लिखा है, नहीं क्लास ऑफ देम, मतलब प्रेफरेंस ये सब भी आ जाएंगे, ठीक है। चलो, ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन, सबसे पहले एनसीएलटी को एप्लीकेशन दी जाएगी कि कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, अरेंजमेंट करना चाहते हैं। एप्लीकेशन देने वाले लोग कौन है, एप्लीकेशन देने वाली कंपनी खुद है, कंपनी खुद से एप्लीकेशन दे रही है कि मुझे मर्जर करना है, या फिर कौन एप्लीकेशन दे रहा है, क्रेडिटर दे रहा है, ये कंपनी हमारा लोन रिपे नहीं कर पाएगी, हमें डर है कंपनी खत्म हो जाएगी, वाइंडिंग अप हो जाएगी, तो एक काम करो एनसीएलटी इनका मर्जर अमलगमेशन करवा दो, और अगर मर्जर अमलगमेशन करवा दोगे कंपनी फिर से रिदम में आ जाएगी और हमें हमारे पैसे मिलने के स्कोप होंगे। तो एप्लीकेशन देने वाला कौन कौन है, पहला कंपनी खुद, दूसरा क्रेडिटर, तीसरा मेंबर, चौथा इनकेस कंपनी वाइंड अप हो रही है तो कौन, लिक्विडेटर। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है एप्लीकेशन कौन कौन देता है मर्जर अमलगमेशन का, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के, तो चार लोग, कंपनी, क्रेडिटर, मेंबर, और इनकेस कंपनी वाइंड अप तो लिक्विडेटर। मतलब कंपनी वाइंडिंग अप में तब भी उसे बचाने का ट्राई किया जा रहा है, लिक्विडेटर ट्राई करता है कि भैया इस कंपनी के
किसी कंपनी के साथ मर्जर अमलगमेशन हो जाए तो ज्यादा बेटर है, कंपनी खत्म नहीं होगी, कंपनी बच जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलो, अब अपॉइंट अंडर द कंपनीज एक्ट। अब यहाँ पे किसकी एंट्री होती है? सुनने में तो हमें लग रहा है कि भाई ये तो कहीं ना कहीं आईबीसी जैसे केसेस है। हाँ, आईबीसी में भी यही होता है, कंपनी को बचाने का ट्राई किया जाता है, और कंपनी को जब बचाने का ट्राई किया जाता है तो उसमें मर्जर अमलगमेशन के थ्रू ही बचाया जाता है, जैसे कि यस बैंक का कंसेप्ट। ठीक है, यस बैंक को बचाने के लिए आईबीसी ही तो कोड लगाता है, तो उसमें भी यही था कि भैया यस बैंक अगर पूरे से खत्म हो जाएगी, तो तुम सोचो ना ऑल ओवर इंडिया कितनी ब्रांचेस है, कितना एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट एकदम जीरो हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के हमेशा पहला स्टेप क्या होता है? बचाओ। बच जाएगी तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन अब बचाने के लिए कैसे बचाया जा सकता है? इस कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ क्या करवाना होता है? मर्जर अमलगमेशन। लेकिन अब दूसरी वाली जो कंपनी है वो क्यों लॉस मेकिंग कंपनी को लेना चाहिए, क्यों उसमें पैसे डालना चाहिए, उनको भी अट्रैक्टिव है ना कुछ दिया जाता है, जैसे कि बोल दिया जाता है भैया ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी के साथ अगर आप काम करोगे तो हम तुम्हें टैक्स में छूट दे देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत सारे कंप्लाइंसेस में छूट मिल जाएंगे आपको, जो पूरे इतने सालों का जो लॉस है ना, उस लॉस को हम क्या कर, उस प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट इतना सारा दिख रहा है, इसके लॉस से क्या कर देंगे हम? सेट ऑफ कर देंगे। तो लॉ के तरीके से सामने वाली पार्टी को क्या किया जाता है? कुछ फायदे दिए जाते हैं, कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तब जाके इस लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदा जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो, ये एक्चुअल में लॉ ने बना के रखा है कि अगर आप किसी कंपनी के साथ ये करोगे तो आपको ही मिल जाएंगे, तो एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा कि आप क्या कैसा कर रहे हो, बेनिफिट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो कंपनी खरीदने वाली है वो भी ये देखते हैं कि हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये किस टाइप की कंपनी है, डिपेंड करता है कंपनी किस टाइप की है, उससे रिलेटेड आपको कितने बेनिफिट मिलेंगे। ठीक, चलो, तो आईबीसी में एज द ऑर्डर ऑफ द मीटिंग, ठीक, कंडक्टेड इन द मैनर, जो भी एनसीएलटी बोलेगा। तो कुल मिलाकर सेक्शन 230 का सबसेक्शन 1 बोलता है एनसीएलटी के पास पावर है, एनसीएलटी के पास पावर है कि वो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करवाएगी, लेकिन उसके लिए पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन देने वाले कौन कौन है? कंपनी, क्रेडिटर, मेंबर, लिक्विडेटर इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। डन। चलो, अरेंजमेंट का मीनिंग बता रहे हैं ऊपर, फिर भी थोड़ा बहुत समझ लिया था। अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन किसका? कंपनी के शेयर कैपिटल का, कंसोलिडेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस या डिवीजन। अब रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब आता है, आप कंसोलिडेट करो, डिवीजन करो, जो आपको करना है करो, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस या फिर बोथ मेथड। ठीक, ये बहुत वाइडर डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को डिटेल में और एड ऑन करते जाएंगे। क्या सबसेक्शन 1 समझ में आया? सबसेक्शन 1, एनसीएलटी को एप्लीकेशन देना है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने की। कॉम्प्रोमाइज किस किस के बीच में होता है? कंपनी और उसके क्रेडिटर एंड क्लास ऑफ क्रेडिटर। अरेंजमेंट किसके बीच में होता है? कंपनी, मेंबर और एनी क्लास ऑफ देम। चलिए, एफिडेविट बाय द एप्लीकेंट टू डिस्क्लोज द सर्टेन मटेरियल फैक्ट्स। जो भी एप्लीकेशन दे रहा है, क्या उसे एप्लीकेंट बोल सकती हूं? चलिए, कंपनी या एनी अदर पर्सन जिसने भी एप्लीकेशन दी है सबसेक्शन 1 में, वो एनसीएलटी को जब एप्लीकेशन देगा तो साथ में एफिडेविट देगा, साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स देगा। वो सारे जो डॉक्यूमेंट है आ जाओ एफिडेविट के साथ देगा। ठीक, पहला हेडिंग बनाएंगे, क्या है? ऑल मटेरियल फैक्ट्स। ऑल मटेरियल, मटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताओ, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, लेटेस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट बताओ, पेंडिंग एनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग, कंपनी के अगेंस्ट कोई भी केस चल रहा है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज बताओ। एनसीएलटी को एप्लीकेशन दी जाएगी, सबसेक्शन 1 बोलता है। सबसेक्शन 2 बोलता है एफिडेविट के साथ ये डॉक्यूमेंट दे जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट कौन सा? मटेरियल फैक्ट्स। इन्होंने एग्जाम्पल दे दी, मटेरियल फैक्ट्स में क्या क्या आता है? आपका फाइनेंशियल पोजीशन आता है, आपका ऑडिटर का रिपोर्ट आता है, अगर आपके अगेंस्ट कोई केस हुआ है तो ये भी आता है, ये सब बताओ। क्योंकि एनसीएलटी आपकी एप्लीकेशन के साथ ये सारी चीजें देखेगा और अपने हिसाब से बोलेगा कि हाँ आप लोग मर्जर कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। डन। ये जो केस है थोड़ी देर के लिए स्किप, है ना। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? मेंबर्स के साथ, ठीक है। चलो, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल रिड्यूस, अगर आप कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर रहे हो तो होता है क्या, आपको पूरी स्कीम देनी पड़ती है कि कंपनी आप क्या करने वाले हो। आपस में आप लोग की प्रॉपर बात हो चुकी होगी, ठीक है, ये कंपनी ट्रांसफरर, आप ट्रांसफर, ये उठ के आपके साथ करेंगे, ठीक है। तो आपने आगे का थोड़ा सा सोच रखा होगा हम कैसे क्या क्या काम करने वाले हो। अभी आप एनसीएलटी के पास रिक्वेस्ट लेकर आए हो, तो अगर आपके इस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में आपका शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, शेयर कैपिटल रिड्यूस होने वाला चैप्टर 4 याद आ रहा है?
कि किस किस तरीके से रिड्यूस होता है। इस स्कीम में अगर हमें दिख रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, इफ एनी, अगर हो रहा है तो, हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, बढ़ भी सकता है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो इंक्लूडेड, आप कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में वो इंक्लूड करो, उसकी भी ब्रीफिंग दे देना। ठीक है। हमें मटेरियल डॉक्यूमेंट्स देने, मटेरियल में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट, ये सब देनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बोल दिया, शेयर कैपिटल अगर रिड्यूस होगा वो भी ब्रीफिंग देनी है। क्लियर है। नेक्स्ट, या फिर आपकी कंपनी क्या कर रही है, डेट की रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है। मतलब आप डेट समझते हो, इक्विटी समझते हो, यहां पे किसको चेंज किया जा रहा है, डेट को। तो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग अगर हो रहा है तो भैया यहाँ पे डेट की बात हो रही है तो हमें कुछ लोगों की परमिशन भी चाहिए। कम से कम 75% ऑफ कौन से, सिक्योर्ड क्रेडिटर, उनसे तो पूछ लो। आप उनके डेट को चेंज कर रहे हो, उस पूरे डेट में अगर आप कोई भी चेंजेस करोगे तो हमें, देखो यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों नहीं बोला, क्योंकि मेंबर थोड़ी ना है। मेंबर के लिए हम बोलते हैं ना ORSR, क्रेडिटर के लिए थोड़ी ना बोलेंगे, किसी और पर्सन के लिए थोड़ी ना बोलेंगे। तो क्रेडिटर से 75% की कंसर्न तो ले लो, उनका डेट बदलने वाले हो तुम। अगर तुम मर्जर कर रहे हो और इसमें डेट के लोगों को इफेक्ट पड़ता है तो यस, उनके 75% की कंसर्न चाहिए। और 75% की कंसर्न चाहिए इंक्लूडिंग, इसकी डिटेलिंग उन्होंने बताया कि क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होता है। कंपनी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्रेडिटर्स को लेकर, उसका स्टेटमेंट हमें लिख कर दो कि आपने सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर ली है। ये फॉर्मेट दे रखा है उसमें। ठीक है, नीचे आ रही हूँ। सेफगार्ड प्रोटेक्शन ऑफ द अदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, 75% लोग की तो कंसर्न चाहिए चाहिए, प्लस कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट चाहिए कि आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रखी है, प्लस सेफगार्ड कर रखा है आपने, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो। 75% लोगों ने तो हाँ बोल दिया सिक्योर्ड ने, बाकी के 25% अनसिक्योर्ड, सॉरी सिक्योर्ड वाले 25% और बाकी के जितने भी अनसिक्योर्ड है, इन सब के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, इसकी भी हमें ब्रीफिंग दो। कुल मिलाकर ये सारे डॉक्यूमेंट हम किसको दे रहे हैं, एनसीएलटी। एनसीएलटी को बताओ, एनसीएलटी को बताओ कि भैया ये स्टेटमेंट है, हमने सारी चीजें फुलफिल कर रखी है, हमने जो सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है उनको कैसे सेफगार्ड दे रखा है, इसकी भी ब्रीफिंग दो आप एनसीएलटी को। कौन रिपोर्ट देगा, ऑडिटर रिपोर्ट देगा। फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आफ्टर द कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, अगर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो कितने पैसे की जरूरत है, कितने फंड की जरूरत है, और जितने भी फंड की जरूरत है कंपनी के पास पर्याप्त फंड है। हमें, कंपनी तो हमेशा झूठ भी बोल सकती है ना कि हाँ हमारे पास बहुत पैसा है, तो हमें किससे चाहिए, डिक्लेरेशन किससे चाहिए, ऑडिटर से भी चाहिए। तुम भी स्टैंप मार के दो कि हाँ लिक्विड टेस्ट लिया था इनका, अच्छी खासी लिक्विडिटी है, ये सबको पे कर देगी, किसी भी क्रेडिटर को घबराने की जरूरत नहीं है। ये अभी सी वाला ही पॉइंट चल रहा है। कंपनी प्रपोज टू अडॉप्ट द कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइन स्पेसिफाई, कंपनी वैसे ही डेट का रिस्ट्रक्चर करेगी जैसे कि हमारे आरबीआई ने गाइडलाइन दे रखी है, और साथ में एक वैल्यूएशन रिपोर्ट आएगी जिसमें शेयर्स, प्रॉपर्टी, ऑल एसेट्स, इनका जो वैल्यूएशन है वो किसने कर रखा है, किसने कर रखा है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है जो आके वैल्यूएशन करता है। वापस हमने पढ़ा सबसेक्शन 2, पूरी की पूरी समरी। सबसेक्शन 1 समझ में आया, पहले बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट 230 है बच्चों, 230 समझ लिया, बाकी सब है ही नहीं फिर कुछ। 31 से लेकर 240 तक ऐसे ही जाता है। ठीक है, सेक्शन 230 का सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, अगर कंपनी को कॉम्प्रोमाइज करना है, अरेंजमेंट करना है तो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एनसीएलटी को। कौन कौन देगा, कंपनी, क्रेडिटर, मेंबर। अब लिखते वक्त क्लास 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 लगा लेना। ठीक है, चलो। सबसेक्शन 2 बोलता है एप्लीकेशन के साथ देना पड़ेगा एफिडेविट, और एफिडेविट सपोर्टिंग होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ एफिडेविट आ जाएगा। ठीक है, पहला सारे मटेरियल फैक्ट्स, एग्जांपल मटेरियल फैक्ट्स में क्या क्या आ रहे, 3 बातें आ रही थी, फाइनेंशियल पोजीशन, ऑडिटर की रिपोर्ट, और कुछ भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पेंडिंग है, इसका भी प्रूफ दो हमें, बताओ हमें, झूठ मत बोलो कि केस नहीं चल रहा है। चलो, अगर आपकी कंपनी का रिडक्शन भी हो रहा है उसकी ब्रीफिंग दो। सी वाला पॉइंट, अगर आपकी कंपनी क्या कर रही है, डेट रिस्ट्रक्चर कर रही है, तो पहला काम उन्हीं से पूछ लो 75% लोग कि हाँ हमारा डेट बदल लो। साथ में कंपनी को क्या देना पड़ेगा, क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, कैसे सेफगार्ड करेगी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड को, ऑडिटर रिपोर्ट देगा कि प्रॉपर लिक्विडिटी है, और
कंपनी आरबीआई की गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो कर रही है और रेस्टर वैल्यू ने आके सारी वैल्यूएशन सही तरीके से करी है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप दोगे एनसीएलटी को, एनसीएलटी एप्लीकेशन के साथ ये डॉक्यूमेंट देखेगा, फिर आगे चलकर हाँ बोलेगा। सबसेक्शन 2 क्लियर है। सबसेक्शन 3, एनसीएलटी को ठीक लग रहा है, एनसीएलटी को ठीक लग रहा है कि हाँ, अभी मुझे बताओ सबसे पहला काम कंपनी ने क्या किया? जब तुम लोगों ने आपस में मर्जर अमलगमेशन का सोचा तो सबसे पहले क्या किया? एनसीएलटी को जाके एप्लीकेशन दिया है। अभी क्या मेंबर की मीटिंग करी? मेंबर से क्या पूछा? अभी कुछ नहीं पूछा मेंबर से, पहले एनसीएलटी तक बात पहुंचाई है। एनसीएलटी बोलेगा तो मेंबर की मीटिंग होगी और फिर आपसे पूछा जाएगा। आप यहाँ पे प्राइमरी नहीं हो, आप यहाँ पे सेकेंडरी हो। अभी एप्लीकेशन एनसीएलटी को दी गई तो पहला स्टेप एनसीएलटी को एप्लीकेशन डन। अब सब सेक्शन 3 बोलता है व्हेन मीटिंग इज प्रपोज टू बी कॉल्ड। अब एनसीएलटी ने बोला ठीक है, एनसीएलटी ने ये नहीं बोला मर्जर अमलगमेशन कर लो, एनसीएलटी ने बोला ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स देख के मुझे लग रहा है आपको अब मीटिंग करनी चाहिए, समय आ गया है मेंबर से पूछने का। अब अपने मेंबर से पूछो कि आपको मर्जर अमलगमेशन करना है। मेंबर अगर हाँ बोलेगा तो मुझे आकर उनका रेजोल्यूशन जो भी होगा सबमिट कर देना, फिर मैं फाइनली अपनी तरफ से हाँ बोल दूंगा। तो अभी नोटिस दिया जा रहा है मीटिंग के लिए। ये कौन बोल रहा है? एनसीएलटी। वापस एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन आई, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आई, मैंने ये सारी चीजें देखी, मैंने बोला कि चलिए मीटिंग करवा के अपने मेंबर से पूछे। मेंबर्स की मीटिंग होगी, प्रॉपर रेजोल्यूशन पास होगा, कंपनी मुझे वापस से डॉक्यूमेंट देगी और क्या बोलेगी? देखो मेंबर्स ने भी हाँ बोल दिया। मैं देखूंगी मेंबर ने हाँ बोल दिया तो अब एनसीएलटी भी हाँ बोल देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? चलो रीड करेंगे। व्हेन मीटिंग इज प्रपोज टू बी कॉल्ड इन पर्सन ऑफ द ऑर्डर, एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया सब सेक्शन 1 में जो एप्लीकेशन आई थी कि चलिए नोटिस भेजिए। किसको नोटिस भेजिए? क्रेडिटर्स को। नोटिस किस किस को भेजना है? क्रेडिटर्स को, क्लास ऑफ क्रेडिटर, ऑल मेंबर्स, क्लास ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर, कहां पे? इंडिविजुअली एट द एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी। इन सब के घर पे जाएगा अब नोटिस। तो सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? मीटिंग के लिए इन सब के घर पे नोटिस जाएगा, मेंबर्स, क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर सबके घर में। डन। अब जब नोटिस जा रहा है तो नोटिस के साथ ये डॉक्यूमेंट भी अटैच कर देना भाई, ठीक है? स्टेटमेंट डिस्क्लोजिंग द डिटेल, सबके घर पे नोटिस गया, साथ में डिटेल डॉक्यूमेंट गया। उसमें क्या लिखा है कि हमारी कंपनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना चाहती है। डन। कॉपी ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट, एक वैल्यूएशन रिपोर्ट ऊपर दी थी हमने, किसको दी थी? एनसीएलटी को दिया था, सारी प्रॉपर्टी है सब। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट भी दोगे अगर वैल्यूएशन रिपोर्ट है तो। एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑन द क्रेडिटर, क्रेडिटर को बताओ कि इस मर्जर अमलगमेशन से आपको क्या इफेक्ट होगा, की मैनेजर पर्सन पे क्या इफेक्ट आएगा। मतलब इस कंपनी के की मैनेजर पर्सन जो थे और इस कंपनी के भी की मैनेजर पर्सन थे, दोनों कंपनी के अपने अपने सीएस थे, यस और नो? दोनों कंपनी के अपने अपने एमडी थे, दोनों कंपनी के अपने अपने होल टाइम डायरेक्टर, कितने सारे जो भी की मैनेजर पर्सन है। तो अब इन पे क्या इफेक्ट होगा? ये जब इस कंपनी के पास आएंगे तो क्या होगा? मतलब कि आपको पूरी डिटेलिंग बतानी पड़ेगी क्योंकि ये सब पढ़कर ही तो डिसीजन लिया जाएगा। तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की पूरी डिटेल, वैल्यूएशन रिपोर्ट पूरी प्रॉपर, और साथ में क्या? क्रेडिटर में क्या इफेक्ट होगा, केएमपी में क्या इफेक्ट होगा, प्रमोटर्स का क्या होगा क्योंकि इनके प्रमोटर अलग है, तुम्हारे प्रमोटर अलग है, नॉन प्रमोटर मेंबर्स का क्या होगा, डिबेंचर होल्डर का क्या होगा, सबके इफेक्ट्स आपको बताने पड़ेंगे। घर पे रीड करके आओ ताकि यहाँ पे वोटिंग करना आसान हो, और अगर कुछ डिस्कशन करना है तो डिस्कशन कर लेंगे। अब तुम लोग मीटिंग की प्रोसेस बेटर तरीके से समझते हो, है ना, कि कैसे क्या होता है। इफेक्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ऑन एनी, कोई भी मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या फिर डिबेंचर ट्रस्टी, कुछ भी मटेरियल है जो आपको बताना है, इससे आपके डायरेक्टर पे या कोई भी डिबेंचर ट्रस्ट में इफेक्ट होता है, वो सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी, और एनी अदर मैटर। तो सबसेक्शन 3 बोलता है नोटिस के थ्रू आप नोटिस के साथ सारी ये डॉक्यूमेंट पहुंचा दो, सबको डिटेल दे दो, उन पे होने वाले इफेक्ट बता दो ताकि वो सोच कर, है ना, डिसीजन ले। क्या यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? नोटिस जो भी होगा कैसे जाएगा? रजिस्टर्ड पोस्ट। अब क्या ये पूरा आपने, है ना, जनरल मीटिंग पढ़ रखा है तो कैसे जाता है नोटिस? जनरल मीटिंग में हमने जो पढ़ा था, रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ईमेल, हैंड डिलीवरी, एनी अदर मोड, एड्रेस एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द डेट फिक्स एट द मीटिंग। मीटिंग में जो भी डेट फिक्स है उससे 1 महीने जो भी आपका एड्रेस गिवन होगा उस एड्रेस में भेज दिया जाएगा। सच नोटिस एंड अदर डॉक्यूमेंट ऑल्सो बी प्लेस
प्लीज वो नोटिस और डॉक्यूमेंट वेबसाइट में भी डाल दो, कंपनी की अगर खुद की कोई वेबसाइट है, आपने इंडिविजुअली सबके घर पे नोटिस दे दिया, और साथ में वेबसाइट में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कंपनी लिस्टेड है तो आपको किसको बताना है, सेबी को भी बताना है, स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना है, और साथ में न्यूज़पेपर। लिस्टेड कंपनी को तो थोड़ी एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी, भैया सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, न्यूज़पेपर में भी ऐड दीजिए। जो भी एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट है वो CAA2 में दे रखा है। इंग्लिश एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में ऐड देने का बिफोर द मीटिंग। सेपरेट मीटिंग करवाना क्लास ऑफ क्रेडिटर के आपको, व्हेन सेपरेट मीटिंग क्लास ऑफ क्रेडिटर मेंबर हेल्ड जॉइंट एडवर्टीजमेंट ऑफ सच मीटिंग एज में बी गिवन। अभी आगे चलकर आप मीटिंग की प्रोसेस पढ़ोगे, इन्होंने बस पहले ही बता दिया। क्या बता दिया? हम एडवर्टीजमेंट देने वाले हैं, ठीक है। अगर आपकी मीटिंग क्रेडिटर्स की अलग हो रही है, मेंबर्स की अलग हो रही है, तो इन्होंने बस ये बोल दिया कि भैया एडवर्टीजमेंट साथ में कर देना। तो ये एडवर्टीजमेंट वाली बात बताना चाहते थे, इस कारण से उन्होंने दो अलग मीटिंग बताई। अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे दो अलग मीटिंग कैसे होगी, मेंबर्स की कैसे होगी, क्रेडिटर्स की कैसे होगी, तो उस पर जाके कंफ्यूज मत हो। ये बस कह रहे हैं अगर अलग अलग मीटिंग है तो एक एडवर्टीजमेंट से काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? अब सब सेक्शन 3 खत्म होता है। संस्कृति कुछ पूछ रही थी बेटा? क्रेडिटर मेंबर को है ना राइट वोट देने का, ये क्रेडिटर के पास कहां से आ गया? क्रेडिटर से इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि भैया उसके डेट को बदल रहे, उसके साथ बोला कि भैया टर्म्स एंड कंडीशन है, हम आपको 100 करोड़ का लोन लिया, 100 करोड़ देंगे। अब तुम कह रहे नहीं यार 90 करोड़ देंगे, उससे नहीं पूछोगे उसका पैसा, तो वो तो वोट करेगा ना। तो जब उसका राइट इफेक्ट होगा तो वोट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो क्रेडिटर कभी ORSR पास करता ही नहीं है, इसलिए उसके लिए परसेंटेज स्पेसिफाई किया जाता है। दोनों को करना पड़ता है, कुछ बातें ट्रांसफरर को, कुछ बातें ट्रांसफरी। अभी आप लेके पूरा चल गए ट्रांसफरी, अभी पूरी प्रोसेस का कंसर्न किसका है? ट्रांसफरी का, जो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। जो खत्म हो जाएगी वो नहीं, उसकी फॉर्मेलिटी थोड़ी सी चेंज होती है, थोड़ी सी हल्की फुल्की, ठीक है। तो अभी कंसर्न क्या है? ट्रांसफरी। डन। हाँ हाँ करेंगे ना, अभी पढ़ेंगे। मेंबर की तो मीटिंग होगी होगी। अगर क्रेडिटर पे इफेक्ट आ रहा है, कॉम्प्रो हो रहा है, तो क्रेडिटर से भी पूछा जाएगा, भी पूछा जाएगा। मेंबर से तो हमेशा पूछना है, ठीक है। क्रेडिटर से भी पूछा जाएगा। डन। चलो अभी 3 सबसेक्शन पढ़ लिए। सबसेक्शन 1 एप्लीकेशन देना, सबसेक्शन 2 एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट के साथ डॉक्यूमेंट, सबसेक्शन 3 एनसीएलटी ने बोल दिया ऑर्डर, ऑर्डर दे दिया नोटिस देने का। तो अब जब हमने नोटिस दिया है, नोटिस दिया है तो इन सारे लोगों को नोटिस दिया जाएगा, और साथ में ये पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। डन। नोटिस पहुंच गया? बिल्कुल भी नहीं, अभी तो आएगा, CC भी आएगा। CCI क्या है? CCI दो लोग साथ में काम कर रहे, मार्केट में कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, ये सब देखा जाएगा। इतनी आगे पहुंचने के बाद बंद भी किया जा सकता है कि कोई नहीं जाएगा मर्जर अमलगमेशन में। इसीलिए CS का काम ये होता है पहले से सारी चीजें देख ले। आप पढ़ क्यों रहे हो? इसीलिए कि भाई आगे चल के CCI मना ना कर दे। आप देखो ना मार्केट में कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, CCI बुलाएगा जरूर कि भैया आपके मर्जर अमलगमेशन से दिक्कत हो रही है मार्केट पे, तो आपको प्रूफ करना है भैया कहाँ दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, जियो तो बैठा है ना, जियो कंपनी बैठी है, एयरटेल कंपनी बैठी है, वोडाफोन आइडिया से कोई दिक्कत है क्या मार्केट में? नहीं। CCI का काम है चेक करना, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि नहीं मार्केट में इफेक्ट हो रहा है, तो आपका काम है प्रूफ देने कि नहीं भैया कोई इफेक्ट पड़ रहा नहीं। तो आपको पहले से, आपको पूरे लॉ पता है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आगे आ सकती है उसको पहले से क्रॉस चेक कर लो, और डायरेक्टर को बताओ कि भैया कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी आगे आने के बाद पीछे हटना नहीं है। अगर तुम्हें ये पता ही नहीं था अच्छा ये भी होता है, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए सबसेक्शन 3 तक क्लियर है कि नहीं? आ जाओ सबसेक्शन 4 हेडिंग नोटिस टू बी प्रोवाइड। नोटिस में लिखा है वोट देना है, तो वोट कौन देगा? खुदा के मेंबर देगा, या फिर प्रॉक्सी आएगा, या फिर क्या लिखा है थ्रू पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट में ना 10 बातें होती हैं। क्या ही कहीं भी मर्जर अबलगमेशन लिखा था? लिखा था, लिखा था। जाओ जरा पोस्टल बैलेट वाले पॉइंट में, क्या पोस्टल बैलेट से होगा क्या? चलो रीड करते क्या बोल रहा है ये, आ जाओ। हाँ, सेक्शन 230 सबसेक्शन 4 नोटिस सबसेक्शन 3, नोटिस सबसेक्शन 3, जो सबसेक्शन 3 में नोटिस की बात की गई है ये आपको देना पड़ेगा किसको? पर्सन टू होम द नोटिस सेंड में वोट इन द मीटिंग आइदर खुद आएगा,
या थ्रू प्रॉक्सी या फिर बाय पोस्टल बैलेट टू द एडॉप्शन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सच नोटिस। अभी पोस्टल बैलेट वाले पॉइंट को साइड रखो और बाकी सारी बातें बताओ। नोटिस जो दिया गया है मेंबर को दिया गया है, या तो वो खुद वोट करने आएगा, नोटिस में ये बात लिखी होगी, नोटिस में तो बात लिखी रहती है, आप खुद आ सकते हो, प्रॉक्सी को भेज सकते हो, ठीक है। कब? विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस, जब भी नोटिस मिला वहां से 1 महीने के अंदर भैया आप आकर ये सारी वोटिंग कर सकते हो। डन। चलो अब पोस्टल बैलेट वाली बात डिस्कस करते हैं। पोस्टल बैलेट के जो 10 आइटम थे, क्या उसमें ये था? क्या नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहाँ होगा? प्रॉपर मीटिंग में ही डिसाइड होगा। आपने पढ़ा था पोस्टल बैलेट में ये सारी बातें ही डिस्कस होंगी, उसके अलावा कोई और बात नहीं। लेकिन अगर अलग से कुछ प्रिस्क्राइब किया तो और एड ऑन हो जाएगा। तो कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है? चाहे तो इसे पोस्टल बैलेट के थ्रू भी दिया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये बस मे बी वाला ऑप्शन है, इसको लेके बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मत होना। ये बस एक स्टेटमेंट लिखा होगा। नोटिस में लिखा क्या होगा? आप खुद से आके दे सकते हो, या फिर प्रॉक्सी को दे सकते हो, या फिर जरूरत पड़ेगी तो हम इसे पोस्टल बैलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैटर अभी पोस्टल बैलेट के थ्रू जा नहीं रहा है। होगा तो लिख देना। ये लाइन क्या लिखी होगी वो उसकी बात कर रहा है। क्या ये बात समझ में आए? मीटिंग में ही आना है, मीटिंग में ही आना है ये वाला मैटर, क्योंकि सेंसिटिव मैटर है। पूरी की पूरी कंपनी मर्ज होने वाली है, कंपनी खत्म होने वाली है, तो मैटर सेंसिटिव है, मीटिंग में ही डिस्कशन होगा। समझ में आ रहा है? चलो, सबसेक्शन 4 याद रहेगा। अब थोड़ी बीच में इन्होंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चालू करी है, ठीक। अब नोटिस जैसे ही मिला, किसी को दिक्कत है इस मर्जर अमलगमेशन से, तो यस वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ओनली पर्सन होल्डिंग ऑब्जेक्शन रेज करने की हमेशा से तुम ध्यान दो, चाहे वो पोल की डिमांड करना हो, चाहे वो माइनॉरिटी लोग हो जिनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो हमेशा हमेशा क्या बोला जाता है? 10% के लोग। किसी को भी ऑब्जेक्शन रेस करना है तो कम से कम वो ऑब्जेक्शन रेस करने वाले लोग कितने होने चाहिए? 10% ऑफ शेयर होल्डिंग, 10% ऑफ शेयर होल्डिंग। लेकिन क्रेडिटर को ऑब्जेक्शन रेस करना है तो जो भी आउटस्टैंडिंग डेट है उसमें क्रेडिटर लोग कितने मिलके आ सकते हैं? 5%। मतलब शेयरहोल्डर को ऑब्जेक्शन रेस करना है तो 10% तक के, क्रेडिटर को ऑब्जेक्शन रेस करना है तो 5% तक के लोग आके ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं कि भैया हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होने नहीं देंगे, हमें दिक्कत है, ठीक है। चलो, सब सेक्शन 5, वो बीच में उन्होंने एक छोटी सी बात बोली तो जो आगे चल के रिपीट होगी। 25% जो लोग बचे उनको दिक्कत है, कितने लोगों को? 5%। ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए तो क्रेडिटर के लिए हमें कितने लोग चाहिए? 5%। अब एनसीएलटी को वो ऑब्जेक्शन रेस करके भेजेंगे, अपनी बातें रखेंगे, एनसीएलटी को जेन्युइन लगेगा तो नहीं होने दिया जाएगा, नहीं लगेगा तो बोलेंगे 75% लोग कि हाँ है और मुझे इनकी बातें भी सही लग रही है। 5% जो लोग ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हैं, आपने कोई वैलिड पॉइंट नहीं दिया, बात सुनने के लिए 5% लोग चाहिए कम से कम, ठीक है। लेकिन डिसीजन तो किसका रहेगा? एनसीएलटी का। उन्हें जेन्युइन लगना चाहिए कि 5% बातें जो रीजन बता रहे हैं वो सही है कि नहीं। सही होगा तो केस जीत जाएंगे और ये लोग नहीं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर पाएंगे, ठीक है। नहीं, अगर उन्होंने वैलिड पॉइंट रख दिया तो, वैलिड नहीं रखा तो साइड कर दिए जाएंगे, क्योंकि 75% तो पहले यहां बोल चुका था, ठीक है। चलो, सबसेक्शन 5 बोलता है नोटिस टू बी सेंड टू दी रेगुलेटर। कौन है होते हैं ये रेगुलेटर? अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो रेगुलेटर कौन आ गया? सेबी। अगर कंपनी बैंक है, जो आपस में दो बैंक भी तो आपस में मर्ज हो सकते हैं, आरबीआई। इंश्योरेंस कंपनी, दो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी आपस में, तो कौन आ गया? आईआरडीआई आ गया। कुल मिला के सारे रेगुलेटर्स को पकड़ना है। चलो, सबसेक्शन 5 बोलता है नोटिस जो सबसेक्शन 3 का जो भेजा गया था ना, मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, इन सबको तो भेजा गया था, प्लीज ये सारे के सारे नोटिस और सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ किसको भेजो? इन लोगों को भी भेजो। इनको कहीं दिक्कत तो नहीं है इस मर्जर अमलगमेशन से? सारे रेगुलेटर को भेजो, ठीक है। किस किस को भेजा जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी। आरओसी तुम बता दो इस कंपनी का कोई पास रिकॉर्ड गड़बड़ तो नहीं है। इनकम टैक्स अथॉरिटी, तुम्हारा टैक्स पे किया है कि नहीं किया? आपस में मर्जर अमलगमेशन करने की सोच रहे, तो इन सारे रेगुलेटर से भी पूछा जाएगा। ये अपनी बातों को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट। सीजी बोलेगा हाँ मुझे दिक्कत है, आरओसी बोलेगा हाँ मुझे दिक्कत है, इनकम टैक्स अथॉरिटी बोलेगा हाँ मुझे दिक्कत है, तो इनकी बातें भी सुनेगा। कुल मिलाकर एनसीएलटी सबकी बातें सुनेगा, क्योंकि आपने आपस में मर्जर अमलगमेशन करने का ट्राई किया है,
ठीक है। तो आपके मेंबर्स से भी बोला जा रहा है 10% के लोग आके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, कम से कम 10% के लोग आओ। क्रेडिटर को क्या बोला, कम से कम 5%, और सारे रेगुलेटर को भी नोटिस भेज दिया, तुमको भी कोई दिक्कत हो तो समय पे बता दो, अगर आप भी डिले करोगे तो हम मानेंगे कि भैया आपकी भी हाँ है। तो किन किन को भेजा जा रहा है, आरबीआई को भेजा जा रहा है, सेबी को, लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को, अगर कंपनी लिक्विडेशन है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर को, सीसीआई। कंपटीशन एक्ट में अगर सीसीआई तुमको दिक्कत हो रही है तो तुम भी आओ। इनको जैसे ही नोटिस मिला तो ये भी तो अपना काम चालू कर देंगे कि अच्छा ये दो कंपनी मर्ज हो रही है, चलो रिसर्च करते मार्केट में क्या दिक्कत जा सकती है। ठीक है। और जो भी सेक्टरल एक साथ कवर कर दिया, अलग अलग सेक्टर के जो रेगुलेटर होंगे, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के अपने रेगुलेटर्स है, हर इंडस्ट्री के अपने अपने कुछ अलग अलग सेक्टर के रेगुलेटर्स है, उन सबको भेजा जाएगा। आपकी कंपनी जिससे भी बिलोंग करती है सब लोग अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। जिस दिन नोटिस मिला वहां से कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। अगर 30 डेज के अंदर फेल हो गए, नहीं दे पाए, प्रेज्यूम कि आपकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप रिप्रेजेंट नहीं करे, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। तो यहाँ से क्लीन चिट मिल गया कि रेगुलेटर को कोई दिक्कत नहीं है, मेंबर क्रेडिटर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो स्मूथली मर्जर अमलगमेशन हो जाएगा। हम नोटिस भेज भेज को सबको बता रहे कि भैया बताओ आपको दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत नहीं, आपको तो कोई दिक्कत नहीं। सब अगर बताएंगे दिक्कत है तो सुनी जाएगी और फाइनली डिसीजन लिया जाएगा। क्लियर है। कितने सब सेक्शन हो गए, 5। पहला एप्लीकेशन, दूसरा एफिडेविट के साथ डॉक्यूमेंट, तीसरा नोटिस भेजना किस किस को है ना, फोर्थ नोटिस में लिखा होगा कि खुद भी आके दे सकते हो, प्रॉक्सी के थ्रू भी कर सकते हो। पांचवा रिप्रेजेंटेटिव्स को भी दिया, रेगुलेटर्स को भी दिया जाएगा रिप्रेजेंट करने के लिए। समझ में आया, नोटिस ही दिया गया है। तो यहां पे अभी नोटिस दिया गया है, कौन सा वाला बेटा, ये नहीं समझ में आया। इन सबको नोटिस दिया, 30 दिन के अंदर बताओ। मैंने सीजी को नोटिस दिया, ये दो कंपनी आपस में मर्जर करिए, सीजी दिक्कत है तो 30 दिन के अंदर बताओ। सीजी कुछ नहीं बताएगी तो तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है। चलो हेडिंग क्या लिखा है, एफिडेविट ऑफ सर्विस। समझो, एडवर्टीजमेंट, चेयरपर्सन अपॉइंट फॉर द मीटिंग ऑफ द कंपनी, अदर पर्सन जो भी डायरेक्टेड इशू एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस, फाइल द एफिडेविट बिफोर द एनसीएलटी, नॉट लेस देन कितने दिन के अंदर, 7 दिन, बिफोर द डेट ऑफ फिक्स मीटिंग, मीटिंग के 7 दिन पहले या फिर डेट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग जो भी है। ठीक है। स्टेटिंग दैट नोटिस एडवर्टीजमेंट ड्यूली कंप्लाई। चेयरपर्सन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने की कि हमने सारे कंप्लाइंसेस कर लिए। 7 दिन, मीटिंग जब भी होने वाली है उसके 7 दिन पहले पूरा स्टेटमेंट हमें लिख के दो कि सारे जो भी रूल्स रेगुलेशंस लगते थे एडवर्टीजमेंट के हमने सब लॉ कंप्लाई कर लिए। क्लियर है। तो किस चीज का एफिडेविट, देखो एफिडेविट मतलब डिक्लेरेशन, डिक्लेयर कर रहे हैं हमने सारे काम स्मूथली कर लिए। ठीक, आ जाओ। अब ये मार्क करेंगे, मीटिंग में वोटिंग होनी है, आइदर इन पर्सन, प्रॉक्सी, या फिर ये है वो जो सही पॉइंट लिखा है, या तो आप वोटिंग कैसे करोगे, खुद आकर, या फिर प्रॉक्सी। देखो यार तुम जानते हो प्रॉक्सी को अब शो ऑफ हैंड में होता है क्या, पोल में ही होता है, तो पोल में ही आएगा वो। ठीक है। या फिर वेयर दी एप्लीकेबल, अगर इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट किया जाएगा। डन। चलो यहाँ पे सिंपल बस ये बोल रखा है, शेयर होल्डिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का डेट मतलब क्या होता है, सब स्किप करेंगे ये सब। ठीक है। सीधा यहाँ पर आओ, एवरी क्रेडिटर मेंबर जो भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, फर्निश बाय द कंपनी, फ्री ऑफ चार्ज, 1 डे ऑफ द रिक्विजिशन। आपको क्या देना है, हर मेंबर हर क्रेडिटर को क्या देना है, कॉपी ऑफ स्कीम। ये बार बार जो स्कीम 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 बोला जाता है, स्कीम का मतलब क्या, मर्जर अमलगमेशन का एक फुल प्रूफ प्लान, जिस प्लान में लिखा है क्या होगा यहाँ के एम्प्लॉयज का यहाँ जब वो आएंगे, क्या होगा यहाँ के डायरेक्टर का जब वो यहाँ आएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो स्कीम मतलब कंप्लीट स्कीम, जब कंपनी आपकी मर्ज हो जाएगी, पोस्ट मर्जर की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है। तो स्कीम मतलब मर्जर स्कीम की बात हो रही है। तो मेंबर क्रेडिटर तुमको हम क्या दे देंगे, स्कीम की एक कॉपी देंगे, क्योंकि पढ़ कर आओ कि क्या होने वाला है तुम मेंबर्स का भी, तुमको किस परसेंटेज में किस रेशियो में शेयर्स मिलेंगे। हो सकता है यहाँ पे आपके 1 लाख के शेयर्स होंगे,
ठीक है। अब आपकी कंपनी की वैल्यू अगर कम थी तो यहाँ पर 1 लाख के शेयर 80 के बनेंगे, 70 के बनेंगे, या फिर इस कंपनी की वैल्यू कम थी शेयर्स की, तुम्हारी ज्यादा थी, तो 1 लाख यहाँ 1.5 लाख बनेगा, 2 लाख बनेगा, जो कुछ भी है, किस रेशियो से आपको शेयर्स मिलेंगे, ये सारी डिटेलिंग लिखी होगी, तो उसे हम स्कीम बोलते हैं। चलो, टुगेदर विद दी कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट, जो भी सेक्शन 230, कुल मिला के यहाँ पे सिंपल क्या बोल रखा है, स्कीम की कॉपी देने का, वोट करने जब आएंगे, ताकि आप वो सारी चीजें पढ़कर समझकर ही वोट करेंगे। अगर आपके साथ गलत हो रहा है स्कीम में, तुम्हें नहीं लग रहा है कि भाई हमें सही चीज मिल रही है, तो तुम नेगेटिव कर देना, अगेंस्ट चेक कर देना। सबसेक्शन 5 तक क्लियर है। अब सबसेक्शन 6 कंटिन्यू, सबको नोटिस दे दिया, मीटिंग का दिन आ गया, चलो अब यहां मीटिंग हो रही है। सेक्शन 230 सबसेक्शन 6 इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज रीड करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ पर्सन रिप्रेजेंट, ध्यान दो महक बेटा, मेजॉरिटी ऑफ पर्सन रिप्रेजेंट क्या, दोनों के बीच में एंड है। ये स्टेटमेंट इससे पहले भी आ चुका है, समझेंगे। जब वोटिंग की जाएगी तो नंबर ऑफ मेंबर्स की हाँ होनी चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ पर्सन मतलब कितने लोगों की हाँ होनी चाहिए, मेजॉरिटी मतलब तो 51 होता है, लेकिन इन 51% लोगों के पास 75% की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू, 3 लोग हैं कंपनी में, टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब कितने लोगों की हाँ चाहिए, 2 लोगों की। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा डेटा देना चाहूंगी, इसके पास 10% है, इसके पास 10% है, और इसके पास 80% है। अब मुझे बताओ, हमारी 2 कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या, मेजॉरिटी चाहिए, तो भैया मेजॉरिटी में ए ने बोला और बी ने बोला, तो मेजॉरिटी तो है, चलो मेजॉरिटी तो है, लेकिन दोनों की शेयर होल्डिंग मिलाकर मुझे बताओ कितनी है, तो क्या रेजोल्यूशन पास होगा, नहीं। चलो चेंज, हाँ बोला है बी ने और सी ने, तो क्या मेजॉरिटी है, हाँ है, दोनों की मिलाकर, दोनों की मिलाकर बी और सी ने हाँ बोला है, मेजोरिटी है, हाँ है, लेकिन दोनों की मिला के 90% इन वैल्यू है, तो यस ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। चलो सिचुएशन चेंज, बस सी ने हाँ बोला है, कौन सी कंडीशन इसकी फुलफिल हो रही है, शेयर होल्डिंग की हो रही है, लेकिन क्या मेजोरिटी की हो रही है, क्या, दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल। जब मैंने आपको पहली सिचुएशन बताई तो उसमें मेजोरिटी हो रही थी, लेकिन 3/4 इन वैल्यू नहीं हो रही थी। सेकेंड वाली सिचुएशन में मेजोरिटी और 3/4 दोनों हो रही थी। तीसरे वाली सिचुएशन में क्या हो रही थी, मेजोरिटी हो रही थी क्या, नहीं, लेकिन 80% है, ये हो रही थी। कुल मिलाकर दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए। तो कंपनी में आपके 51% लोग, तो क्या मैं शो ऑफ हैंड से बोल सकती हूँ, शो ऑफ हैंड से 51% लोग चाहिए, और फिर कैलकुलेट किया जाएगा इन शो ऑफ हैंड्स जितने लोगों ने हाँ बोला है, इनकी शेयर वैल्यू देखी जाएगी, सबका मिलाकर 75% होना चाहिए। अगर है तो रेजोल्यूशन पास होगा। इसे ना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोला जाएगा ना स्पेशल बोला जाएगा, इसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं। ये नॉर्मल रेजोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो 2 बातें हैं ना, मेजोरिटी इन पर्सन भी चाहिए और 3/4 इन वैल्यू भी। ये अच्छे से लिखना बच्चों, ठीक है। ये एक बात बता दूं, जो ये चैप्टर है ना, एग्जीक्यूटिव में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये प्रोफेशनल में होता है। कायदे से इसे भी पूरा काट देना चाहिए था। आपके जितने भी सिलेबस में है ना, जितने भी टॉपिक कट किए गए ना, वो इसीलिए कट किए गए हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे, और प्रोफेशनल में रिपीट हो रहे। ये भी रिपीट होता है, इसका तो पूरा एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम ही सीआरवी है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशन, मतलब सब्जेक्ट ही है ये पूरा, और उसका बेसिक यही है। यहाँ फिर भी एग्जीक्यूटिव में भाव ऐसे कम दिया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोफेशनल में जाके एक सब्जेक्ट बनता है। इन्होंने पूरा ना कट कर कर तुम्हें इंट्रो तो दे ही दिया है कि भाई तुम्हें इंट्रो समझो, क्योंकि उसमें तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में इज्जत कम, वहां इज्जत ज्यादा, लेकिन हाँ नो डाउट ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते, अनइम्पॉर्टेंट चीजें तो पूछ लेते हैं ना,
तो पढ़ना तो हमें सब कुछ ही है, ठीक है। तो वहां रिपीट होगा, प्लीज कंसेप्ट को क्लियर रखना। नेक्स्ट, मेजोरिटी ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटिंग 3 इन 4, ये समझ में आ गया वैल्यू। अब चाहे क्रेडिटर्स हो या क्लास ऑफ क्रेडिटर, मेंबर हो क्लास ऑफ मेंबर, हम सबकी बात करें। वापस, क्रेडिटर की भी जब मीटिंग होगी, उनकी क्लास मीटिंग होगी, तो उसमें भी हम क्या कह रहे हैं, मेजोरिटी चाहिए हमें, और उनके पास भी आउटस्टैंडिंग डेट जो होगा वो कितना होना चाहिए, 3/4। मतलब मीटिंग अगर मेंबर्स की है तो यही देखा जाएगा, क्रेडिटर्स की है तो यही देखा जाएगा। इस तरीके से अप्रूवल देंगे, ठीक। वोटिंग करने कौन आया, खुद से आयो, अगर जरूरत पड़ी तो पोस्टल बैलेट हम करेंगे मजबूरी में, जो भी होगा, ठीक है। अगर ये हो जाएगा उसके बाद आप, इन्होंने अप्रूवल दे दी, इनकी अप्रूवल किसको भेजोगे, एनसीएलटी। अब एनसीएलटी क्या करेगा, सैंक्शन करेगा। एनसीएलटी ने पहले ही सारी चीजें देख ली थी, तो मीटिंग के लिए हाँ बोल दिया था। मीटिंग में जब अप्रूवल मिल गई मेंबर्स से, क्रेडिटर से, अब ये आपने एनसीएलटी को भेज दिया, अब एनसीएलटी इस स्कीम को क्या कर देगा, सैंक्शन कर देगा। जैसे ही सैंक्शन किया, मतलब अब एनसीएलटी ने फाइनली हाँ बोला है, तो ये अब बाइंड करेगा किसको, कंपनी को बाइंड करेगा, क्रेडिटर्स क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को, मेंबर क्लास ऑफ मेंबर को, एज द केस में भी। मतलब अब सबको इस स्कीम को फॉलो करना पड़ेगा और सबको ये बाइंड भी करेगा। कंसेप्ट क्लियर है, क्या हो गया बच्चों, है? यस बेटा, है ना। नॉर्मली सैंक्शन का मतलब क्या समझते हो, चलो इसको छोड़ो, नॉर्मल सैंक्शन का मतलब क्या समझते थे, अप्रूवल देना ना। जिगल में सिचुएशन चेंज हो गई तो इसलिए वहां पे समझाया, यहाँ वो नॉर्मल वाला ही है। हाँ, लिखा है ना उन्होंने, यहाँ दे दिया इन लोगों ने, अलग से बता दिया उन्होंने, थ्रू वोटिंग, थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। चलो वापस 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 समझना, जैसे सेंटेंस का मतलब क्या होता है, बचपन से सेंटेंस का मतलब क्या समझते थे, सेंटेंस मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस। अभी जिगल में तुमने क्या पढ़ा, सेंटेंस, पनिशमेंट। लॉ जैसे जैसे बदलता जाता है तो उनकी अपनी खुद की डेफिनेशन होती है। क्यों हमेशा हर कोई एक्ट अपनी खुद की डेफिनेशन देता रहता है, वो ये बोलते हैं सुनो हमारे यहाँ इसका मतलब यही होगा, हाँ यही लेना, इसके अलावा कुछ और मत लेना, लेकिन वो उसी एक्ट में लेना, फिर कहीं और मत लेना, ठीक है। चलो वापस आएंगे, सेक्शन कौन सा चल रहा है, 230 का सब सेक्शन 6। मेंबर्स ने हाँ बोल दी, ये किसको भेज दिया आपने, एनसीएलटी को। एनसीएलटी ने उसे क्या कर दिया, सैंक्शन कर दिया, मतलब क्या कर दिया, हाँ बोल दिया। जैसे ही हाँ बोला, सब पे बाइंड हो जाएगा। कंपनी, सबने हाँ बोल दिया है तो आप फॉलो करो। मेंबर क्राइटेरिया सबको, जिसने डिसएग्री भी किया था उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। यही छुपा के उन्होंने 230 का सब सेक्शन 7 दे रखा है। अब जो ये ऑर्डर है एनसीएलटी की सैंक्शनिंग वाला, ठीक है, एनसीएलटी ऐसे ही ऑर्डर नहीं बोल देता है, जो उन्होंने ऊपर ऑर्डर, उन्होंने कहा एनसीएलटी जब आपका आएगा अप्रूवल तो वो सारे फैक्टर्स देखेगा, कौन कौन से फैक्टर्स है, मैटर्स है, वो देखेगा। सबसे पहले वो देखेगा कि प्रेफरेंस शेयर्स का क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में प्रेफरेंस शेयर्स को क्या इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, प्रेफरेंस होल्डर को क्या ऑप्शन दे रखा है, कुछ याद आ रहा है, उनका डिविडेंड 2 साल से आपने नहीं दिया, कंपनी बर्बाद हो रही है ना, तो प्रेफरेंस होल्डर को 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया है, तो भाई कन्वर्ट कर दो इक्विटी में। तो एनसीएलटी पहले ये चेक करेगा, उनको ऑप्शन दो, या तो डिविडेंड कैश देने में, या तो इक्विटी शेयर होल्डर बना दो उन्हें। तो क्या आपने ये ऑप्शन दे रखा है, मतलब अब एनसीएलटी फाइनली हाँ बोलने से पहले ये सब चेक करेगा कि प्रेफरेंस होल्डर को ऑप्शन दिया है कि नहीं, कैश या फिर इक्विटी में कन्वर्ट होने का। एनसीएलटी चेक करेगा, जो बड़ी बड़ी आप बातें करते हो, क्रेडिटर को प्रोटेक्शन दिया है कि नहीं दिया है। इफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट रिजल्ट शेयर के राइट्स में वेरिएशंस आते हैं तो चेक करेगा प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए हैं कि नहीं। कॉम्प्रोमाइज अग्रीड बाय द क्रेडिटर, सब सेक्शन 6 में अगर क्रेडिटर ने भी हाँ बोल दिया है तो कोई प्रोसीजर जो पेंडिंग थी बिफोर दी, ये क्या लिखा है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिस्ट्रक्शन, और क्या लिखा है, यही लिखा है आपकी बुक में भी, खत्म हो चुका है। इसकी जगह पर कौन आ चुका है, पुराना था ये, इसको शॉर्टकट में सिक्का बोलते थे, SIC, है ना, ए, सिक्का। अगर कोई कंपनी सिक हो जाती थी, जैसे आज की डेट में हम क्या बोलते हैं,
लॉस मेकिंग हो रही है तो आईबीसी में जा रही है, तो पहले बोलती थी कंपनी सिक हो गई, सिक हो गई, सिक मतलब क्या, बीमार हो गई, खत्म होने वाली है, तो बचाने के लिए सिक्का भेजा जाता था। ठीक है, तो ऐसे शॉर्टकट में हम अपने जमाने में बोलते थे। अब ये सब नहीं एग्जिस्ट करते, खत्म हो चुके, इनकी जगह आईबीसी ने ले ली। ठीक है, तो ऐसे रूल्स है कि पुरानी जगहों, पुराने एक्ट की जगह पे जितने नए आ चुके हैं तो वो ट्राई करेंगे लॉ लिखने का, नहीं लिख पाए तो समझ जाओ डीम्ड है कि उसका रिप्लेसमेंट आ चुका है। डन। चलो, तो प्लीज आईबीसी आप चेक करो, आईबीसी सॉरी एनसीएलटी चेक करेगा कि कॉम्प्रोमाइज अगर हो रहा है तो कॉम्प्रोमाइज किसके साथ होता है, क्रेडिटर्स के साथ होता है। तो कहीं आपका केस कहीं आईबीसी में तो नहीं पड़ा, और अगर आपका केस आईबीसी में पड़ा है तो कंपनी तुम दूर हो जाओ, कंपनीज एक्ट नहीं फॉलो होगा, फिर आईबीसी फॉलो होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो, अदर मैटर इंक्लूडिंग, क्या लिखा है इंक्लूडिंग, ना खुश जो शेल्डर है उनको पैसा दो और जाने दो। ये ट्रांसफर कंपनी, ये सारे शेल्डर उठ के यहाँ आ रहे, कुछ लोग बोले नहीं हम इस कंपनी के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो हाँ बोल रहे उनको नई कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट दो, जो ना बोल रहे उनको पैसा दो और जाने दो। तो उन लोगों के साथ आप क्या कर रहे हो, एनसीएलटी ये सारी चीजें चेक करेगा, और चेक करने के बाद फाइनली सैंक्शन दे देगा, जो ऊपर उन्होंने सब सेक्शन 6 में बताया। तो 7 आपको पूरी डिटेलिंग बता रहा है, इन मैटर्स को देखने के बाद सैंक्शन दिया जाता है। क्लियर है? रूल, ट्रिब्यूनल जो भी सैंक्शन करता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में फाइल, ये आपको किसको देना है, ये जो ऑर्डर है 30 दिन के अंदर आप जो भी फिक्स किया रजिस्ट्रार को दे देना। अब रजिस्ट्रार को क्यों देना है, क्योंकि रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में लिखेगा कि अब ट्रांसफर कंपनी नहीं रही, ये इसके साथ मिलकर काम कर रही है, तो यहाँ इनका मर्जर अमलगमेशन हो गया, तो आरओसी अपने रिकॉर्ड में ये एंट्री कर ले, इसीलिए आपको आरओसी को बताना पड़ता है। समझ में आया? कौन सा सबसेक्शन चल रहा था? 7। चलो एक बार पूरा सीक्वेंस, 1 एप्लीकेशन देता है, 2 बोलता है एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट डॉक्यूमेंट, 3 नोटिस दिया, ठीक है, मेंबर्स को क्रेडिटर्स को, 4 नोटिस में लिखा है कि वोट कैसे देने आओगे। ठीक है, चलो 5 नोटिस जो मेंबर्स को दिया था वो रेगुलेटर्स को भी दो। 6 मीटिंग हो रही है, मेंबर अप्रूवल दे रहे, अप्रूवल कैसे देते हैं, मेजोरिटी इन पर्सन रिप्रेजेंट 3/4 इन वैल्यू, डन, अप्रूवल मिल गई। 7 एनसीएलटी सैंक्शन करेगा तो इन सारे मैटर को एक बार देखेगा, फिर वो हाँ या फिर ना बोलेगा। 7 तक क्लियर है? चलो, एक छोटी सी बात इन्होंने यहाँ पे कवर करी है, ये 8 नहीं है, 8 अभी आगे चलकर आएगा। ठीक है, छोटी सी बात है, इसी का पार्ट है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रपोज इन दी स्कीम, तो भैया तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लगेंगे, तुम्हारी कंपनी इस कंपनी के साथ मिलकर आ रही है, तो तुम्हारी अब बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनेगी, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होगा? नो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट सैंक्शन बाय द एनसीएलटी, एनसीएलटी सैंक्शन नहीं करेगा जब तक एक सर्टिफिकेट ऑडिटर नहीं दे देता, सीए नहीं दे देता, ठीक है, कि हाँ इन्होंने प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रखा है एज पर सेक्शन 133, मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंफर्मेशन दे दो, जो कि सीए ही देगा, सर्टिफाई करेगा प्रैक्टिसिंग सीए ऑडिटर कि हाँ प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, इनका जो भी था, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ और दिख रहा था, इसमें कुछ और, दोनों को हम मर्ज करें एज पर रूल्स, ये कंफर्मेशन दो, तब एनसीएलटी हाँ बोलेगा। तो एनसीएलटी जो बहुत सारे मैटर्स देखता है ना, तो वन ऑफ द मैटर ये भी देखता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपर फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं। डन, ये अभी 7 का ही पार्ट था। अभी बीच में जितने बॉक्सेस आ रहे हैं उसको भी मैं स्किप करूं, एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, सब सेक्शन 8 क्या बोलता है, ये हमने रूल्स में ऊपर उन्होंने बता दिया था, अब 8 में अलग से बता रहे हैं क्या, ऑर्डर आरओसी के दो कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। 30 दिन कहां से, जब भी ऑर्डर आ गया एनसीएलटी ने हाँ बोल दिया। 8 पॉइंट याद रहेगा, आ जाओ 9। ट्रिब्यूनल में क्या लिखा है, डिस्पेंस मतलब छूट, एग्जेप्ट, कॉलिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, हमने तो पढ़ा था क्रेडिटर के डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रहे तो क्रेडिटर से भी पूछना है, उनसे भी पूछना है, उनकी भी परमिशन। अगर 90% के क्रेडिटर, अगर 90% के क्रेडिटर बोल देते हैं आप जो भी कर रहे हो हमारी हाँ है, अलग से हमारी मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है, तो आपकी अलग से सेपरेट मीटिंग नहीं होगी। लेकिन 90% हाँ बोलेंगे तब ऐसा होगा। आ जाओ, एनसीएलटी में डिस्पेंस, एनसीएलटी चाहे तो मीटिंग की छूट दे सकती है, और ये मीटिंग क्रेडिटर की हो रही, मेंबर की नहीं, मेंबर की मीटिंग तो होके रहेगी।
dispense with calling of the meeting of creditor or class of creditor where such creditor या class of creditor having at least 90% agree and confirm by way of affidavit proper written में लिख कर देते हैं. स्कीम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जो आप कह रहे हो हमारी ऑलरेडी हाँ है, सेपरेट मीटिंग अलग से करने की जरूरत नहीं है, तो मीटिंग से छूट मिल जाएगी. एक्चुअल में बहुत फॉर्मेलिटीज है. पहले मेंबर की मीटिंग कराओ, इसके 7 दिन बाद क्रेडिटर की मीटिंग कराओ. खर्चा है ना सब में, तो फॉर्मेलिटीज भी कितनी है. जो बातें यहाँ डिस्कस करिए फिर उनके साथ अलग से करो. तो अगर क्रेडिटर रिटर्न में लिख कर दे दे 90% के लोग, तो मीटिंग से छूट मिलेगी, वो भी एनसीएलटी को दो. एनसीएलटी फिर कहेगा ठीक है आपकी अलग से क्रेडिटर की मीटिंग नहीं होगी. लेकिन ये बस ओनली क्रेडिटर की बात हो रही है, मेंबर की मीटिंग में कभी छूट नहीं मिलती. मेंबर से तो पूछना ही पड़ेगा. अगर उनके 100% लोग भी हाँ बोलते तो भी नहीं, मीटिंग तो करवानी पड़ेगी. मीटिंग में डिस्कशन कंपलसरी. डन. सबसेक्शन 9 बॉक्सेस छोड़ दी थोड़ी देर के लिए. सबसेक्शन 10 compromise in respect of buyback is to be compliance with the section 68. No compromise arrangement in respect of any buyback of the security under this section shall be sanctioned by the unless buyback. जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपकी कंपनी मर्जर अमलगमेशन कर रही है तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है. ऐसे ही कंपनी मर्जर अमलगमेशन कर तो बायबैक वाले रूल्स आ रहे. तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बायबैक के रूल्स जो होते हैं ना, जो कहाँ दे रखे सेक्शन 68, वो प्रॉपर फॉलो करना. कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर रहे हो, मर्जर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो. बायबैक की भी सिचुएशन आ रही है, जैसे रिडक्शन की आ रही थी तो बायबैक की आ रही है. बायबैक के जो रूल्स रेगुलेशन 68 में दे रखे वो फॉलो करना. अगर रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो हम नहीं होने देंगे. मतलब सेक्शन 68 को भी फॉलो करना. दैट्स इट. हेडिंग पढ़ो, समझ में आ रहा है. कॉम्प्रोमाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक इज टू बी कंप्लाई विद द सेक्शन 68 में जो बोला है फॉलो करने का. 11 कॉम्प्रोमाइज इंक्लूड क्या, टेक ओवर. कॉम्प्रोमाइज करते करते या तो रिडक्शन हो रहा है, या तो बायबैक हो रहा है, या तो टेक ओवर है, कुछ भी हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज के साथ ये सब हो रहा है. एनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में इंक्लूड टेक ओवर. तो भैया जो भी लिस्टेड कंपनी है टेक ओवर के लिए तो भैया सेबी आ जाती है. तो सेबी जो बोलेगा वैसे ही टेक ओवर करने का. मर्जर कर रहे हो, टेक ओवर के रूल्स रेगुलेशन लग रहे, लिस्टेड कंपनी के रूल्स सेबी ही बताएगी, सेबी जो बोलेगी वो फॉलो करो. हाँ बेटा. बाद में भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है. फॉर एग्जाम्पल तुम शोल्डर, तुम शोल्डर, मैं कह रही हूँ कि मुझे मर्जर भी करना है और बायबैक भी करना है साथ में, दोनों साथ में करना है. तो दोनों सेक्शन 230 भी फॉलो करो और सेक्शन 68 भी फॉलो करो, दोनों साथ में फॉलो करो. तुमको साथ में नहीं करना है, खिचड़ी पकड़ी तो भैया बाद में कर लेना ना, क्यों साथ में करो. साथ में करोगे तो 68 भी फॉलो करना पड़ेगा, उसके रूल्स रेगुलेशन छूट ना जाए, बस वो ये कह रहे हैं. ठीक है, पक्का. चलो 11 क्या बोल रहा है समझ में आया. टेक ओवर कर रहे हो, लिस्टेड कंपनी का कर रहे हो तो सेबी की बातें मानो. जैसे 68 फॉलो करना है बायबैक, ऐसे सेबी की बात मानो टेक ओवर को लेकर. एप्लीकेशन टू एनसीएलटी बाय द अग्रीव पार्टी. अभी टेक ओवर की बात हो रही है. भाई टेक ओवर कर रहे हैं, जिसका भी टेक ओवर हो रहा है, अग्रीव पार्टी परेशान है. अग्रीव पार्टी में मेक एप्लीकेशन टू एनसीएलटी इवेंट ऑफ कि भैया मुझे ग्रीवेंस दो, मुझे है ना सॉल्यूशन दो टेक ओवर का, अदर देन लिस्टेड कंपनी. कंपनीज एक्ट में एनसीएलटी को शिकायत तब करना जब आपका अदर देन लिस्टेड कंपनी हो तो. वापस 11 क्या बोलता है, टेक ओवर हो रहा है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो. लिस्टेड है तो सभी की बातें मानो. जिसका भी टेक ओवर हो रहा है वो खुश नहीं है टेक ओवर से तो एनसीएलटी को शिकायत करो. लिस्टेड हो तो एनसीएलटी को शिकायत नहीं करना, तुम तो सेबी में जाओगे और सैट होता है सेबी में, सिक्योरिटी एपलेट ट्रिब्यूनल, वहां जाके शिकायत करनी. तुम्हारे सिस्टम से अलग है वो, बस कह रहे. एनसीएलटी में तब आना जब तुम अदर देन लिस्टेड हो, क्योंकि लिस्टेड की कहानी तो सेबी में अलग ही होगी. चलो बाजू में डू प्रोविजन 66 क्या था, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल इफेक्ट जो सेक्शन 230 इन्होंने कहा 66 नॉट अप्लाई टू रिडक्शन शेयर कैपिटल इफेक्ट इन द पर्सन. एनसीएलटी ने अगर बोल दिया है तो 66 फॉलो करने की जरूरत नहीं है. एनसीएलटी ने अगर बोल दिया तो 66 फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज करिए. 12 हो गया. अब डेटा बढ़ गया दीदी, इतना ही है. सेक्शन 230 से लेकर 1 से लेकर जो तुमने 12 पढ़ा है कंप्लीट एक बार देखेंगे कितना याद है. ठीक है, 1 अच्छे से याद है, एप्लीकेशन. 2 एफिडेविट. तीसरा नोटिस देना. चौथा नोटिस में लिखा होगा कि वोट आप भी कर सकते हो, प्रॉक्सी भी कर सकते हो. नेक्स्ट 5वां वो नोटिस रेगुलेटर को भी देना. 6 मीटिंग में अप्रूवल लेना, मेजॉरिटी इन पर्सन 3/4 इन वैल्यू.
7, ट्रिब्यूनल पूरे मैटर्स चेक करेगा फिर सैंक्शन करेगा। 7 था। 8, 8 क्या बोलता है, आरओसी को दे दो भैया 30 दिन के अंदर, ठीक है। 9, 9 से याद रखना, 9 ही है और 90% की ही बात हो रही है। क्रेडिटर 90% की अगर रिटर्न में लिख के देते तो उनकी अलग से मीटिंग नहीं होगी, छूट दे देगा एनसीएलटी, ठीक है। 10, 11, 12 साथ में। 10 क्या बोलता है, बाय बैक। 11 क्या बोलता है, टेक ओवर। 12 क्या बोलता है, टेक ओवर में अगर आपको अग्रीव्ड हो तो शिकायत करने का। समझ में आया। तो भूलोगे तुम लोग क्या, ये मैं बता दूं, नीचे की चीजें भूल जाओगे, ठीक है। ऊपर की चीजें डिटेल थी, नीचे की फटाफट गई ना। जो फटाफट जाती है वही तो भूलते हैं हम लोग, जिसमें कंटेंट छोटा है वो हम भूलते हैं। क्यों, है ही क्या उसमें याद करने लायक, ठीक है। तो आपने सेक्शन 230 से लेकर 240 फटाफट पढ़ लिया। अब मुझे बताओ कौन कौन से बॉक्सेस छूट गए थे। पहला बॉक्स यही था, ये वाला बॉक्स तो पढ़ लिया था, अरेंजमेंट का मीनिंग। क्या बॉक्स है, एक केस है, समझो आप केस। ये तो केस का नाम है, कोर्ट का नाम, रूलिंग। चलो, अमलगमेशन पिटीशन को क्या कर दिया गया था, डिनाई। क्यों, क्योंकि स्टैटरी जो ऑडिटर था डिमर्ज कंपनी का, रिपोर्ट करता है नॉन कंप्लायंसेस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट ट्रीटमेंट। ये बात अगर मैं पहले बताती तो क्या समझ में आता है। अब मुझे बताओ वो वाला पॉइंट जिसमें एनसीएलटी देखता है सारे मैटर, जिसमें मैंने बोला ऑडिटर क्या करके देगा, ऑडिटर क्या करके देगा, स्टैम्प मार के देगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपर फॉलो हो रखे। यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने क्या बोला, नॉन कंप्लाइंसेस। इस पर्टिकुलर केस में क्या बोला, ऑडिटर ने बोला कंप्लाइंसेस नहीं हो रखे, तो एनसीएलटी क्यों हाँ बोलेगा मर्जर अमलगमेशन के लिए। एनसीएलटी तब हाँ बोलेगा जब ऑडिटर कंप्लाई हो गया है, ये बात कह रहा है। समझ में आया क्या। तो अमलगमेशन कैन नॉट बी प्रोसीड ड्यू टू अकाउंटिंग इशू। कंसेप्ट क्लियर। हाँ, ये केस, ये सेक्शन 230 का सब सेक्शन 2 मिला, ठीक है। ये वाला केस, अच्छा नाम अलग, अरे हाँ, कुछ इधर उधर, एक मिनट को कंटेंट पढ़ लेती हूँ। नहीं ये कुछ और है, किसी और का आ गया, सॉरी, वो आगे चल के आएगा। इट वॉज beheld that petitioner company sought sanction scheme fixed deposit holder company not disclose investigation। इसमें उन्होंने क्या गलती करी है, सॉरी, इन्वेस्टिगेशन हमने पढ़ा था क्या क्या बताना है आपको, बताओ क्या क्या बताना है। फाइनेंशियल पोजीशन, ऑडिटर रिपोर्ट और कुछ अगर पेंडिंग है तो, ठीक है। इन्होंने क्या छुपाया, इन्वेस्टिगेशन पेंडेंसी छुपाया, तो एप्लीकेशन ऑफ कंपनी को क्या कर दिया गया, डिसमिस, मर्जर नहीं करोगे। कंसेप्ट क्लियर। चलो दूसरा बॉक्स ढूंढो, ये तो पढ़ ही लिया था, इलेक्ट्रॉनिक मींस। ये इलस्ट्रेशन है, कुछ नहीं, इलस्ट्रेशन खुद से रीड करोगे। ये प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन बता रहे हैं। ये है वो वाला, कौन सा वाला, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, वही एसएमएस आयरन वाला, ठीक है। इसमें बताया था पेटिशनर कंपनी और डिमर्ज कंपनी, अमलगमेशन हो रहा था, ट्रांसफर कंपनी अलाउ नहीं किया गया क्योंकि स्ट्रेटरी और ऑडिटर ने सर्टिफिकेट में लिखा कि भैया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन्वेस्टमेंट को लेकर सही तरीके से नहीं किया गया। कंसेप्ट क्लियर, पक्का। चलो एक और केस, मेजोरिटी ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर अमलगमेटिंग कंपनी, नहीं अपना धंधा करो ना, तुम लोग खुद से आ रहे थे ना मर्जर करने। अगर इंसॉल्वेंसी का केस है तो कंपनियां बंद हो जाएगी। बचाने का ट्राई किया, मर तो रहे थे, हम तुम्हें बचाने का ट्राई कर रहे थे, नहीं बचे, अब चलो मरो, वाइंडिंग अप जाएगा, डिसोल्यूशन प्रॉपर होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, ये क्या बोल रहा है, मेजॉरिटी सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी कंसर्न देते हैं, क्या कंसर्न देते हैं, हम डिस्पेंस करना चाहते हैं, मीटिंग ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर सेड वर्ड टू बी डिस्पेंस, अनसिक्योर्ड वर्ड टू बी कन्वे। क्या बोल दिया उन्होंने, पहला हाँ किसने बोला था, सिक्योर्ड ने, कि भैया मना कर रहे हैं हम। वाइल शेयर होल्डर या फिर अनसिक्योर क्रेडिटर मीटिंग क्या होगी, मेंबर की मीटिंग तो होगी होगी। क्रेडिटर सिक्योर्ड वालों ने बोल दिया छूट, हमें नहीं चाहिए 90%, लेकिन किसने नहीं बोला, अनसिक्योर्ड ने तो नहीं बोला। अनसिक्योर्ड क्यों गिना, क्लास मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो सिक्योर क्रेडिटर अलग, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अलग। सिक्योर्ड ने अपनी मीटिंग डिस्पेंस करवाई है, अनसिक्योर्ड की तो आगे चलती रहेगी। सारे क्रेडिटर ने नहीं हाँ बोला था, सिक्योर्ड के 90% लोगों ने हाँ बोला था। कंसेप्ट क्लियर।
पक्का? एनसीएलटी नॉट एम्पावर डिस्पेंस द होल्डिंग ऑफ, कभी भी शोल्डर की मीटिंग तो डिस्पेंस नहीं होगी, होगी तो क्रेडिटर की, वो भी 90%। शोल्डर 100% भी बोल दे डिस्पेंस करने की बात तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मीटिंग तो होना जरूरी है, मेंबर्स तो भैया मालिक है। ठीक, और कोई बॉक्स रह गया? ये पढ़ लिया, चलो यहां तक चीजें समझ में आ गई? पक्का? तो एक बार इसका क्विक रिवीजन बाद में करेंगे, अभी पूरा सेटल है, कर ही लिया अपन ने, समझ में आ गया चैप्टर? ठीक लग रहा है तुम्हें? ये अच्छा लग रहा है?